कभी ये सवाल मन में आया है कि पुराने साम्राज्य इतने अमीर, इतने ताकतवर कैसे बन गए? इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प आर्थिक विचार में छुपा है। एक ऐसा विचार जिसने सदियों तक दुनिया पर राज किया। नाम है मर्केंटिलिज्म। और सुनिए, ये सिर्फ कोई बोरिंग किताबी सिद्धांत नहीं था। नहीं, ये तो साम्राज्यों के बनने और टूटने का एक असली हाई स्टेक्स गेम था। चलिए, आज इसी दिलचस्प कहानी के तह में चलते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब, थोड़ा कह सकते हैं अग्रेसिव लगता है ना, पर सच यही है। यही सोच मर्केंटिलिज्म की बिल्कुल आत्मा थी, उसका कोर आइडिया। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां ये माना जाता था कि दौलत एक केक की तरह है और केक का साइज फिक्स्ड है। अगर किसी को बड़ा टुकड़ा चाहिए तो उसे किसी और से वो टुकड़ा छीनना ही होगा। मतलब किसी एक की जीत हमेशा किसी दूसरे की हार पर ही टिकी थी। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 16वीं सदी के यूरोप से। ये एक ऐसा दौर था जब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी। पुराने तौर तरीके, पुराने सिस्टम सब टूट रहे थे और इस पूरी उथल-पुथल के बीच एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी थी। एक ऐसी चुनौती जो हर राजा और रानी की रातों की नींद उड़ाए हुए थी। और वो चुनौती क्या थी? सवाल बहुत सीधा था। एक साम्राज्य चलाने का खर्चा कहां से आएगा? यही वो एक सवाल था जो हर शासक को परेशान कर रहा था। देखिए, सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म का जो पुराना इंजन था, जो लोकल वफादारी और जमीन के दम पर चलता था, वो अब हाँफ रहा था, काम नहीं कर रहा था। राजाओं को अपने बढ़ते हुए साम्राज्यों को चलाने के लिए अब एक नए, ज्यादा पावरफुल ईंधन की जरूरत थी। और वो ईंधन था पैसा। बहुत सारा पैसा। अब स्क्रीन पर दिख रही ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं। इन्हें उन भूचाल की तरह समझिए जिन्होंने पुरानी दुनिया को हिला कर रख दिया था। 1347 में ब्लैक डेथ ने सिर्फ लोगों की जान नहीं ली, इसने पूरे सामंती सिस्टम की नींव हिला दी। अचानक मजदूरों की कमी हो गई, जिसका मतलब था कि किसानों के पास अब मोल भाव करने की ज्यादा ताकत थी। उसी दौरान राजा लोग अपनी पावर बढ़ा रहे थे, सामंतों को साइडलाइन कर रहे थे। और फिर 1492 में कोलंबस ने एक पूरी की पूरी नई दुनिया खोज निकाली। इस एक खोज ने यूरोप के आर्थिक नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इस नई बदलती दुनिया को चलाने का खर्च बहुत ज्यादा था। अब राजाओं को किसानों की अस्थायी फौज नहीं, बल्कि परमानेंट प्रोफेशनल सेनाएं चाहिए थी। शासन चलाने के लिए अधिकारियों की एक पूरी टीम चाहिए थी। नई दुनिया में कॉलोनियां बसाना अपने आप में एक महंगा सौदा था। और ऊपर से यूरोप में लगातार चल रहे युद्ध तो खजानों को खाली कर ही रहे थे। मतलब एक साम्राज्य चलाना अब एक बहुत महंगा बिजनेस बन चुका था। और राजाओं को इसका बिल चुकाने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही था। तो फिर इस पैसे की विकट समस्या का समाधान क्या निकला? जवाब था एक नया, थोड़ा क्रूर और अविश्वसनीय रूप से कॉम्पिटिटिव आइडिया, मर्केंटिलिज्म। और ये सिर्फ एक आर्थिक नीति नहीं थी, ये राष्ट्रीय अस्तित्व की, सर्वाइवल की एक स्ट्रैटेजी थी। इस पूरी स्ट्रैटेजी के केंद्र में एक शब्द था, बुलियनिज्म। आइडिया बहुत ही सिंपल था। असली दौलत और असली ताकत सिर्फ कीमती धातुओं में है, सोने और चांदी में। जिसके पास जितना ज्यादा सोना चांदी, वो उतना ही पावरफुल। यही सोना चांदी सेनाओं को फंड करते थे, नौसेनाओं को बनाते थे और एक देश को उसके दुश्मनों पर एक डिसाइसिव एज, एक निर्णायक बढ़त देते थे। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं थी, ये तो सर्वाइवल का खेल था। थॉमस मन, जो मर्केंटिलिज्म के सबसे बड़े पैरोकारों में से एक थे, उन्होंने इसे बहुत ही साफ शब्दों में समझाया। उनका कहना था कि विदेशियों को सालाना उससे ज्यादा बेचो जितना हम उनका खरीदते हैं। मतलब सिंपल सा गणित था, हमेशा एक्सपोर्ट ज्यादा करो और इंपोर्ट कम। अगर आप बेच ज्यादा रहे हो तो दूसरे देश आपको पेमेंट सोने और चांदी में करेंगे और नतीजा, आपका खजाना बढ़ता जाएगा। इसी को अनुकूल व्यापार संतुलन या फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा गया। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी जिसकी हम बात कर रहे हैं। जरा सोचिए, 16वीं सदी के अंत तक हर साल लगभग 180 टन चांदी सिर्फ अमेरिका से यूरोप आ रही थी। हर साल। इस बेशुमार दौलत की बाढ़ ने मर्केंटिलिज्म को सिर्फ एक किताबी विचार से निकालकर एक शक्तिशाली राष्ट्रीय जुनून में बदल दिया। अब हर देश इस खजाने का सबसे बड़ा हिस्सा अपने नाम करना चाहता था। तो सवाल यह है कि देशों ने इस सोने की दौड़ में हिस्सा कैसे लिया? उन्होंने इस खेल को जीतने के लिए आखिर कौन सी चालें चली? चलिए साम्राज्य की इसी गेम प्लान, इसी कार्य योजना पर एक नजर डालते हैं। ये थी मर्केंटिलिस्ट प्लेबुक। 4 सीधे लेकिन बेहद क्रूर कदम। स्टेप 1, अपनी कॉलोनियों से सस्ते में कच्चा माल निचोड़ो ताकि आपको वो दूसरों से खरीदना ही ना पड़े। स्टेप 2,
अपने देश के उद्योगों को विदेशी कंपटीशन से बचाने के लिए ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दो, यानी भारी भरकम टैरिफ लगा दो। स्टेप 3, अपने व्यापार के रास्तों पर कब्जा करने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए एक शक्तिशाली नेवी बनाओ। और आखिर में स्टेप 4, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को व्यापार पर मोनोपोली यानी एकाधिकार दे दो, ताकि सारा का सारा मुनाफा सीधे राज्य के खजाने में आए। और ये सिर्फ कागज पर बनी थ्योरी नहीं थी, ये तो एक खुला आर्थिक युद्ध था और हर देश अपने सबसे धारदार हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था। जैसे इंग्लैंड ने अपने नेविगेशन एक्ट्स का इस्तेमाल डच लोगों को शिपिंग के खेल से ही बाहर करने के लिए किया। फ्रांस ने सरकारी कारखाने बनाए जहां शानदार टेपेस्ट्री और हथियार बनते थे जो पूरी दुनिया में बिकते थे। स्पेन ने तो अपनी चांदी से लदे जहाज़ों को समुद्री डाकुओं से बचाने के लिए एक पूरा का पूरा फ्लोटा सिस्टम बना डाला। ये देशों के बीच एक शतरंज का खेल था जिसमें अर्थव्यवस्था ही बिसात थी और नियम बहुत सरल थे, जीतो या घर जाओ। दिलचस्प बात यह है कि हर बड़ी यूरोपियन पावर ने मर्केंटिलिज्म के मूल आइडिया को अपने हिसाब से ढाला। जैसे स्पेन का पूरा फोकस अमेरिका से सोना और चांदी निकालने पर था, फ्रांस ने औद्योगिक उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की ठानी, इंग्लैंड ने अपनी जबरदस्त नौसेना का इस्तेमाल दुनिया के व्यापारिक रास्तों पर हावी होने के लिए किया, और डच, जो एक छोटा सा देश थे, वो फाइनेंस और ट्रेड के सबसे चतुर खिलाड़ी बन गए। वक्त के साथ धीरे धीरे मर्केंटिलिज्म का दौर खत्म होने लगा, नए विचार सामने आ रहे थे, लेकिन इसके आइडिया कभी पूरी तरह से मरे नहीं। और जैसा कि हम देखेंगे, मर्केंटिलिज्म का भूत आज भी हमारी दुनिया में घूमता है। आज भी वो ट्रेड पॉलिसीज और इंटरनेशनल रिश्तों पर अपना असर डालता है। और फिर एंट्री होती है एडम स्मिथ की, एक ऐसा विचारक जिसने मर्केंटिलिज्म की पूरी दुनिया को ही पलट कर रख दिया। उन्होंने कहा कि दौलत लिमिटेड नहीं है, ये एक फिक्स्ड केक नहीं है जिसे छीना झपटी करनी पड़े। दौलत तो बनाई जा सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि असली दौलत सोना चांदी जमा करने में नहीं, बल्कि एक देश की उत्पादन करने की क्षमता में है। और उनका सबसे क्रांतिकारी विचार कि फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार किसी जीरो सम गेम की तरह नहीं है, इसमें दोनों पक्षों को फायदा होता है, हर कोई अमीर बन सकता है। ये एक ऐसा विचार था जो मर्केंटिलिज्म की नींव पर सीधा और जोरदार हमला था। तो भले ही मर्केंटिलिज्म एक पुराना आउटडेटेड सिद्धांत लगे, लेकिन इसकी आत्मा, इसकी प्रतिस्पर्धी भावना आज भी जिंदा है। जब आज के दौर में देश अपने उद्योगों को बचाने के लिए टैरिफ लगाते हैं या राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर व्यापार पर रोक लगाते हैं, तो वो असल में मर्केंटिलिज्म की ही पुरानी किताब से एक पन्ना पढ़ रहे होते हैं। ये वही पुरानी सोच है कि अर्थव्यवस्था सहयोग का मैदान नहीं, बल्कि एक युद्ध का मैदान है। और ये सब हमें आज एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या हम इतिहास को दोहरा रहे हैं? क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ वापस बढ़ रहे हैं जहां देश एक दूसरे को पार्टनर नहीं बल्कि कॉम्पिटिटर के तौर पर देखते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले साल हमारी दुनिया को एक नया आकार देंगे।